नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो जैसा कि गुलाम ला में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के प्रोडक्ट के और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्ज है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में गुलाम ला के माध्यम से केवल ये बताया गया कि दो चार्ज होने चाहिए तब जाके इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उससे समझ में नहीं आती कि दो चार्ज क्यों चाहिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। सबसे पहले ये देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसा कि एक टर्म यूज हो रहा है फील्ड, इस फील्ड से ही हम समझ सकते हैं कि फील्ड जो हम लोग देखे हैं वो, तो फील्ड मतलब एक तरीके से स्पेस। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कोई भी एक चार्ज अगर है तो चार्ज के कारण जो है कि एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक अलग तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके चारों तरफ जहाँ तक वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ तक हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उस स्पेस में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आने की कोशिश करेगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कूलाम लॉ में ये जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है तरीके से। उसमें क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, टू स्टेप प्रोसेस में, कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। तो क्या है कि स्पेस अराउंड द चार्ज, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक चार्ज है, सपोज दैट क्यू चार्ज है और इसको सोर्स चार्ज कहेंगे। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड, एक इसका इफेक्ट हो गया, फील्ड क्रिएट हो गया। और इस फील्ड के क्रिएट होने के कारण मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जहाँ तक इसका इफेक्ट है वहाँ तक के डिस्टेंस को, वहाँ तक के स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपली क्या है कि एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है कि सिंपली दो चार्ज के बीच एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी चार्ज अगर टेस्ट सोर्स चार्ज, क्यू को सोर्स चार्ज रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये जो फील्ड है यहीं तक है, इसके बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर तक पूरा इसका इफेक्ट है। तो क्या है कि सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट होगा, उसके बाद इस फील्ड के अंदर अगर सपोज दैट कि कोई सोर्स टेस्ट चार्ज लाते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा। टेस्ट चार्ज का मतलब कि वेरी लो चार्ज, वेरी लेस। तो टेस्ट चार्ज क्या है? बहुत कम। तो टेस्ट चार्ज बहुत ही लेस होता है। अगर इस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिंपली एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक स्पेस है उस चार्ज के चारों तरफ जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, कह सकते हैं एक टेस्ट चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेज़र किया जाए, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो जैसा कि हमको पता है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या है सिंपली कि जैसे दो चार्ज है, Q है ये सोर्स चार्ज है और Q0 एक टेस्ट चार्ज है, जहाँ पर कि Q0 इज़ वेरी लेस देन, बहुत जितना कम हम सोच सकते हैं उतना कम। तो क्या होगा कि ये जो सोर्स चार्ज है इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स F लगेगा, और टेस्ट चार्ज जो है वो Q0 है। तो उसको सिंपली इसका क्या है, रेशियो है। तो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। तो क्या है कि फोर्स अपॉन कुल चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा हम अगर इसको अच्छे से बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज at that point is called electric field intensity। जहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये सोर्स चार्ज Q है और ये जो Q0 टेस्ट चार्ज है, तो हम मानते हैं कि अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जब हम ये टेस्ट चार्ज इसके अंदर आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई जो दूसरा चार्ज है वो मोशन करे, मतलब कि ये चार्ज अपनी जगह फिक्स होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं सही। क्योंकि अगर ये अपनी जगह से मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने में एरर आ सकती है। तो इसलिए जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी रीजन है उसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं करने चाहिए, अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहिए, तभी सही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है और टेस्ट चार्ज दिया है, तो हम ये पता कर ले रहे थे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज दे दे तो हम कैसे पता करेंगे कि उस पॉइंट चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसका तरीका क्या है कि चूंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम लॉ से, इलेक्ट्रिक फोर्स ये कूलम लॉ से वेक्टर फॉर्म में, ये कूलम लॉ से है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। जैसा कि हम कूलम लॉ में देखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन F अपॉन Q0। अब ये जो 1/Q0 को अलग कर लिया, फोर्स जो है कूलम लॉ से हमने ये लिख दिया 1/, चूँकि हमने दो चार्ज लिए हैं, एक टेस्ट चार्ज है Q0 और दूसरा है Q, तो हमने Q1 Q2 की जगह पे Q और Q0 लिखा है, और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। तो R, तो ये क्या है, ये फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R², और ये जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर को कैप से R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो Q0 ये Q0 आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R², तो ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान में R² और यूनिट वेक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये फाइनली क्या हो गया 1/4πε0 Q अपान में R³ इंटू R वेक्टर। तो हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या है 1 एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपान में R³ और R वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है। और अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये है 1/4πε0 Q अपान में R² R²। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज दिया है, उससे R डिस्टेंस पे पूछ रहा है, सपोज दैट कि ये Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान में R²। ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R³ R², जहाँ पर कि ये जो R वेक्टर हम लोग पढ़े हैं सिंपली x I कैप, y j कैप और z k कैप, ये हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में 11th में है। ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपली x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट, तो ये हमारा है। इसी चीज को हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सिंपली क्या है कि Q0 जो है वो ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो Q0 जो है वो R1, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और Q का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है R वेक्टर, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी R2 माइनस R1। अब हम यहाँ पर R को रिप्लेस करेंगे, ये जो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसी को हमको सिंपली रिप्लेस करना है R को। तो पोजीशन वेक्टर में अगर हम लिखना चाहेंगे इसको तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिंपली R के जगह पे R2 माइनस R1 ये वेक्टर के जगह पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा, R के जगह पे रिप्लेस कर देते हैं इसे। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं, मैं इसी को बनाता हूँ यहाँ से पोजीशन वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में ये है, और पोजीशन वेक्टर में अगर हम करेंगे तो इसी को सिंपली हम रिप्लेस कर लेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो इसको R2 माइनस R1, चूंकि ये इसका मॉड है तो ये क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ये तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है 1/4πε0 Q अपान में R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 माइनस R1। तो पोजीशन वेक्टर में ये है, वेक्टर फॉर्म में ये है, और अभी मैग्नीट्यूड हमने देखा ही कि Q अपान में R² 1/4πε, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने बताया।
अब हम अभी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा, तो अब हम देखेंगे कि ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट। अब ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे चार्ज, मान लीजिए कि 10 चार्ज हैं और उन 10 चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग चार्जेस हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे स्कैटर्ड हैं, तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो जैसा कि हमने कूलाम लॉ में देखा था कि ऐसे बहुत सारे चार्जेस दे दिए थे और उस पर फोर्स पूछ रहा था एक पर्टिकुलर चार्ज पे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जा रहा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि एक समय में एक ही चार्ज को कंसीडर किया जाता है, बाकी सारे चार्ज को भूल जाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम सेम लॉ लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए Q1 है, ये इस पॉइंट से, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से Q1 की दूरी R1 है, Q2 की दूरी, ये Q2 है, Q2 की दूरी R2 है, Q2 की दूरी R3 है, Q4 की दूरी R4 है, Q5 की दूरी R5 है। ऐसे n चार्जेस हो सकते हैं, Qn चार्जेस। तो Q1 की दूरी Rn है। अब हम इस पॉइंट पे हमको इन सारे चार्ज के कारण, इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उस पर अप्लाई करेंगे। तो E = E1, E2, E3 अप टू En। इसको समेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, समेशन I = 1 to n EI। और चूंकि हम EI हमको कैलकुलेट करने आता है, EI = 1/4πε0 QI/RI का होल स्क्वायर और RI यूनिट वेक्टर। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चीज को, चूंकि हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसी चीज को अभी मैंने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बोला था, तो यहाँ पे सिंपली RI को हम पोजीशन वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो RI की जगह पे हम इसका पोजीशन, हमको वेक्टर पता रहेगा, सपोज दैट R0 होगा अगर इसका पोजीशन, तो RI = क्या हो जाएगा, अगर इसका पोजीशन वेक्टर R0 है तो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर हमको देखना पड़ेगा, RI और RI का यूनिट वेक्टर सिंपली इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R0 है और बाकी Rn है। तो RI = RI माइनस R0। सिंपली ये हमारा ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो और इसको भी हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चीज़ों को लेते हैं तो यहाँ पे क्यूब हो जाता है और ये वेक्टर बन जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो सुपरपोजिशन के माध्यम से नॉर्मली भी हम निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी, और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जनरली बोर्ड्स में पोजीशन वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछते हैं, लेकिन कंपटीशंस में जैसे जेई हो गया या और कंपटीशन हो गए जहाँ पे कि क्वेश्चन जब टफ होते हैं तो वेक्टर फॉर्म के अलावा कभी कभी क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में होता है, तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपली क्या करना है, हर एक चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर जो भी पॉइंट दिया रहेगा वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है, और सारे चार्ज को वेक्टोरली, जो भी एडिशन होगा वो वेक्टोरली एडिशन होगा। ये देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो सारे चार्ज को, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड करना है हमको, और इस तरीके से हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारे चार्जों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉइंट।